बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि मैं ख़बरें सारी इकट्ठी कर रहा था ताकि मुसद्दक़ा ज़राए से चीज़ें आप तक पहुँचाई जा सकें। इस वीलॉग में सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ऑपरेशन है वो दोनों तरफ से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। जो बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वहाँ जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है और वो ये कहते हैं कि ट्रेन के ऊपर बदस्तूर दहशतगर्दों का कब्जा है। ज़रा कुछ चीज़ें अगर आप टेक्निकली समझ लें तो आपको पता चल जाएगा। इस हमले के हवाले से क्योंकि मालूमात टुकड़ों में आ रही है तो सारे डॉट्स हम कनेक्ट करते हैं सबसे पहले। फिर आपको बताता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। फिर आपको ये बताता हूँ कि हुकूमत कहाँ खड़ी है और ये मामला आने वाले दिनों में किस तरफ जाएगा और रियासत ने कौन से बड़े फैसले अब करने हैं और कुछ कर लिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब धमाका होता है, यानी पहले नंबर पे तो इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर है कि एक ट्रेन जा रही है जिसमें 200 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और कुछ फैमिलीज भी मौजूद हैं, आम शहरी भी मौजूद हैं। लगभग कोई 400 से ज़ायद उसमें पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इसमें फ़ौजी मौजूद हैं। तो ऐसी ट्रेन के हवाले से इंफॉर्मेशन लीक हो जाना, सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाना कालअदम तंजीम को, और उसके बाद उनकी प्लानिंग होना, उनके सैकड़ों लोगों का इकट्ठा होना। इस पे देखें, उमर अयूब साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कौमी असम्बली में। उन्होंने ये कहा कि हमारे 5 बंदे इकट्ठे हो जाएं किसी जगह पे तो हमें उठा लिया जाता है, एजेंसियां फ़ौरन हरकत में आ जाती हैं, इदारे फ़ौरन हरकत में आ जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हमें उठा लेती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सिर्फ 5 बंदे इकट्ठे हो जाएं बलूचिस्तान में, सिंध में या पंजाब में, इस्लामाबाद में, तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन हो जाता है और फौरी तौर पे यूनिफॉर्म वाले बंदे पहुंच जाते हैं, यूनिफॉर्म के बगैर भी पहुंच जाते हैं। तो ये हमने बार बार देखा है। उमर अयूब साहब ने बताया जैसे कि वो खुद अपोजिशन लीडर हैं, उनको भी, जो पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं उनको भी, साहबजादा हामिद रजा को और 1-2 और लोग थे, 5 बंदे जैसे ही जेल के बाहर इकट्ठे हुए तो दफ़ा 144 के चक्कर में इनको वहां से भी उठा लिया गया। वो कहते हैं जी हमें तो उठा लिया जाता है, लेकिन वहां दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे थे। और वो अब उमर अयूब साहब के पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो ये बता रहे थे कि वो 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द इकट्ठे हो गए और वहां पे कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, वहां पे किसी किस्म की कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा करती है कि उनके खिलाफ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा की जाती हैं। बहरहाल पहले नंबर पर ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि पता ही नहीं चला, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और इतना बड़ा मनसूबा बन गया कि टनल से ट्रेन निकलेगी, उसको धमाके से रोका जाएगा, फिर ट्रेन जो है उसके लोगों को यरगमाल बनाया जाएगा। फिर जो किया गया वो क्या था, पहले धमाका होता है जो अब एनी शाहिदीन बता रहे हैं, धमाके के बाद ट्रेन रुकती है और वो जो फायरिंग का वाकया बताया जाता है लगभग 50 मिनट का, वो फायरिंग इसलिए हो रही थी कि वहां पे 7 ऐसे लोग मौजूद थे जो मुसल्लह थे हुकूमत की जानिब से, पुलिस और एफसी। इसमें 2 एफसी वाले थे और 5 पुलिस वाले थे। इन्होंने बड़ी बहादुरी से कोशिश की कि दहशतगर्दों को वो रोक सकें और वो पहाड़ों से नीचे आकर ट्रेन पे कब्जा ना करें। रॉकेट लॉन्चर्स भी चल रहे थे, धमाके भी हो रहे थे। तो इन्होंने सिंगल सिंगल गोली चलाई, इनका एमुनिशन खत्म हो गया। एमुनिशन बोलते हैं सादा जबान में गोलियों को। तो जब सरकारी जो वहां पे गार्ड्स मौजूद थे उनके पास एमुनिशन खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई, तो फिर इन्होंने बंदूकें अपने से दूर फेंक दी ताकि जो दहशतगर्द हैं उन्हें पता ना चले कि हम पे गोली कौन चला रहा था। 2 तरफा गोलियां चलती रहीं। उसके बाद वो आए दहशतगर्द, उन्होंने आके बोगियों के अंदर दाखिल होना शुरू किया और लोगों को मारना शुरू कर दिया। तब भी फायरिंग चल रही थी। उन्होंने लोगों को अलग अलग किया, ये बलोची लोग जो हैं वो अलग हो जाएं, जो पंजाबी लोग हैं वो अलग हो जाएं, जो सिंधी लोग हैं वो इधर आ जाएं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं वो इधर आ जाएं। तो उन्होंने ऐसे लोगों को अलग अलग किया और अलग अलग करने के बाद उन्होंने खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बलोचों को उन्होंने कहा अब तुम लोग तो जाओ वापस। पहले वहां बैठा दिया, जब शाम हुई तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, तुम लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम ये सिक्योरिटी फोर्सेज को लेकर जाएंगे। ये रिपोर्ट हुआ है बीबीसी पे। अच्छा, ये लोग जब पीछे की तरफ चले तो क्योंकि एफसी के लोग आ रहे थे, फोर्सेज आ रही थी, तो उन्होंने इनको रेस्क्यू कर दिया। ये लोग बहुत मुसीबत में थे, मुसीबत के मारे हुए थे, चल नहीं पा रहे थे। कुछ खवातीन नंगे पाँव थी, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ लोग बैठ बैठ के आराम आराम से जा रहे थे, रुक रुक के, कुछ लोग ज़्यादा बुजुर्ग थे, कुछ बच्चे थे उनके साथ। तो वक्तन फवक्तन इनको रेस्क्यू किया गया और मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाया गया। ये लोग मच स्टेशन पर ज़्यादातर लोग पहुंचे।
तो वहाँ से फिर मीडिया ने इनकी कहानियाँ सुनना शुरू की और बताना शुरू की कि जनाब हुआ क्या। ये जो पुलिस एहलकार था उनमें से एक पुलिस एहलकार ने नाम ना बताने की शर्त पे ये बताया है कि मैं वहाँ लड़ता रहा हूँ, उसके बाद मैंने अपनी बंदूक फेंक दी, हमें फिर बैठा दिया गया एक जगह पे, हमें ये खतरा पैदा हो गया कि हमें भी साथ ले जाएंगे या मार देंगे। लेकिन हमने उन्हें कहा जी हम तो बलोच हैं। उन्होंने कहा फिर तुम नौकरी क्यों करते हो सरकार की। तो बहरहाल मारा नहीं, वहाँ बैठा दिया। उसके बाद जब एफसी वाले आए और उस तरफ वो अंगेज हुए तो हम भागे, उन्होंने पीछे से गोलियां चलाई तो एक बंदा जख्मी भी हो गया, लेकिन फिर भी काफ़ी आगे जाके उन्हें भी रेस्क्यू कर दिया गया। अब वो ये बताते हैं कि जो दहशतगर्द हैं उनकी तादाद सैकड़ों में थी। ये अब इत्तलात आ रही हैं कि वो पहाड़ों के ऊपर मौजूद थे, मुख्तलिफ टोलियों में मौजूद थे और पूरी मनसूबाबंदी के साथ मौजूद थे और उनकी तादाद सैकड़ों में ये क्लेम की है कुछ ऐनी शाहिदीन ने। उन्होंने कहा वहाँ पे बहुत सारी लाशें भी पड़ी हैं, बहुत सारे लोगों को कत्ल भी किया गया है। जबकि ट्रेन के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। दहशतगर्दों ने ट्रेन पे कब्जा करने के बाद कुछ लोगों को चुनकर अलग अलग टोलियों में वहां से मुख्तलिफ जगहों में भिजवाना शुरू किया। अब ये भी वो जो ऐनी शाहिदीन है वो बता रहे हैं, यानी जो ऑफिसर्स थे मुख्तलिफ फोर्सेस के, उन ऑफिसर्स को अलग किया। जैसे कि कुछ मेजर्स वहाँ पे मौजूद थे, कुछ और सूबेदार वगैरह मौजूद थे, उन लोगों को अलग किया। और जो BLA कलदम तंजीम की जो वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद थे उनके साथ उन्हें मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में रवाना करना शुरू कर दिया। ये बात कर रिपोर्ट भी हुई है कि जो दहशतगर्द हैं वो टोलियों में बट गए हैं। वो एक्चुअली टोलियों में लड़ने के लिए नहीं बटे थे, वो वहाँ से एवैक्यूएशन कर रहे थे। वो वहाँ से उन लोगों को लेकर जा रहे थे, यरगमालियों को जिनको वो वहाँ से ले जाना चाहते थे या जो उनके हार्ड टारगेट से या उन्हें लगता था कि ये हमारे काबू आ जाएंगे, हम अपने मुतालबात मनवाएंगे। तो वो टोलियों में वहाँ से निकले और ये डिफरेंट टोलियाँ थी जो पहाड़ों के अंदर गायब होती गई हैं। इनके पीछे सिक्योरिटी फोर्सेस गई हैं, इनके पीछे ड्रोन्स गए हैं, इनको जो है वो ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। तो वो वहाँ पे एक अलग ऑपरेशन चल रहा है। इसको आप दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक वो लोग जो वहाँ से यरगमालियों को लेकर महदूद तादाद में निकले, अब तादाद नहीं पता कि वो कितनी है, कितने लोगों को लेकर निकले, लेकिन ये ज़रूर पता है कि बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द थे, अस्करियत पसंद थे, वो वहाँ से निकल गए और पीछे रह गए तकरीबन 25 से 30 लोग जो ऐनी शाहिदीन के बकौल है। और ये जो 25 से 30 लोग थे इन्होंने पूरी ट्रेन पे कब्जा करके रखा और जो बाकी वहाँ पे लोअर स्टाफ था या सरकारी मुलाजमीन थे उन सबको इन्होंने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। उनकी लड़ाई चल रही थी एफसी के साथ और फिर SSG कमांडोज आते हैं, बाकी फोर्सेज आती हैं और वो लड़ाई, एक तो लड़ाई टनल के करीब चल रही है, वहाँ पे टनल में उसकी सराउंडिंग में एक लड़ाई वहाँ चल रही है जहाँ पे यरगमाली मौजूद हैं। अब ये दो ऑप्शन हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रेन धमाके के बाद बैक हुई है और वो वापस से कहीं टनल के अंदर, उसकी कुछ बोगियां टनल के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पे जो है वो सारी यरगमालियों को बंद किया गया, वहाँ रखा गया। कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि क्योंकि ज़्यादा करीब कोई जा नहीं पा रहा, पाकिस्तानी फोर्सेज भी वहाँ पे हैं ऑपरेशन के लिए और बहुत दूर तक जो है वो दहशतगर्द भी फैले हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो दूसरा सोर्स ये बता रहा है कि टनल को बतौर हाइड आउट इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे दहशतगर्द खुदकुश जैकेटों के साथ भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारे ऊपर ऑपरेशन जारी रहा या किया जाता रहा तो फिर हम धमाके करेंगे और ये सबको, जितने यरगमाली हैं इन सबको हम मार देंगे, वो ये कहते हैं। अच्छा, अब डिफरेंट चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। BLA का भी एक मेरे ख्याल में कोई चैनल है या उनका हमायत याफ्ता चैनल है, उसकी चीज़ें मैं रिपोर्ट करना नहीं चाहता, वो तो बहुत अजीबोगरीब पिक्चर बयान कर रहे हैं। लेकिन जो मकामी सहाफ़ी हैं वो कुछ और कह रहे हैं, जो हमारा मीडिया है वो सिक्योरिटी ज़राए से कुछ और कह रहा है। सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें आ रही है इनके ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ लोग ख्वाहिशात को भी खबर बना रहे हैं। जो लोग सिक्योरिटी ज़राए से खबर दे रहे हैं उनकी खबर एक दूसरे से मैच नहीं करती। कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द जो मारे गए उनकी तादाद इतनी थी, कुछ लोग कोई और तादाद बता रहे हैं मारे गए दहशतगर्दों की, कुछ लोग कह रहे हैं तमाम यरगमाली रिहा हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे शहीद हो गए हैं। तो ये अलग अलग इत्तलात आ रही हैं सिक्योरिटी ज़राए से। जो सरकार है, सरकार की जानिब से किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई। हुकूमत की जानिब से ना वज़ीर इत्तलात ने, ना वज़ीर दिफा ने, ना वज़ीर दाखिला ने, ना बलूचिस्तान की हुकूमत ने अभी तक या ISPR ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया। मेरे ख्याल में वो ऑपरेशन मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो वो तमाम तर तफसीलात पाकिस्तानियों के साथ शेयर करेंगे। BLA ने मुतालबात क्या किए हैं
जो कलअदम BLA है, उनके मुतालबात क्या है। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि दोनों तरफ से अलग अलग खबर आ रही है, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान की हुकूमत ने या इदारों ने अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। जो मकामी सहाफ़ी हैं उनका यह कहना है कि ट्रेन अभी तक बदस्तूर जो है वो अस्करियत पसंदों के, अलहदगी पसंदों के कब्जे में है। दूसरी जो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया खबर दे रहा है, वो ये कह रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और सिर्फ क्लियरेंस हो रही है और वहां पे यरगमालियों को रिहा करवा लिया गया है और दहशतगर्द जो है उनको मार दिया गया है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो दहशतगर्द वहां से टोलियों में निकले हैं और कुछ यरगमालियों को लेकर निकले हैं, उनके हवाले से अभी तक कोई मुसद्दका इतलात हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा ऑपरेशन था और इतने बड़े पैमाने पर यरगमाली बनाए गए हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस ऑपरेशन को करना जितना मुश्किल है, यानी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, बड़े बड़े मुश्किल ऑपरेशन किए हैं। बहुत सारे ऑपरेशन को मैंने कवर किया है। मिसाल के तौर पे जब लाहौर में बेदियां में एक अटैक हुआ था पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे, तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं या जो कैडेट्स हैं उनको वहां पे शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि मौके पर ही जो सिक्योरिटी मौजूद थी, उन्होंने दहशतगर्दों को एक कॉर्नर कर दिया था, उनको पहुंचने नहीं दिया था। जो वहां पे गैर मुसल्लह लोग मौजूद थे या जो कैडेट्स मौजूद थे, उन तक पहुंचने नहीं दिया। और इसका फायदा यह हुआ क्योंकि वहां पे देखिए SSG कमांडोज थे और वो ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेन में अगर SSG कमांडोज होते तो फिर तो दहशतगर्दों को मौका ही ना मिलता कभी। तो वहां पे SSG कमांडोज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते थे, उन्होंने फौरी तौर पे दहशतगर्दों को दीवार के साथ लगा दिया था। फिर लड़ाई चलती रही कई घंटे तक, लेकिन वो नुकसान नहीं हुआ, इतना डैमेज नहीं हुआ था। तो बड़ी मुश्किल सिचुएशंस भी देखी हैं पाकिस्तान की फोर्सेज ने, लेकिन मेरी नजर में जो हॉस्टेज सिचुएशन होती है वो सबसे मुश्किल होती है किसी भी फोर्स के लिए। और ये वाली सिचुएशन तो सबसे इसलिए ज्यादा मुश्किल है कि यहां पे कोई एक लड़ाई नहीं है, मुख्तलिफ टोलियों में मुख्तलिफ जगहों की तरफ निकले हैं जो दहशतगर्द हैं और वो अपने साथ यरगमालियों को लेकर गए हैं। उनके बाद खुद कुछ बम्बार हैं, उन्होंने एक टनल को भी इस्तेमाल किया है मुबैना तौर पर, वो ट्रेन को बतौर शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे यरगमालियों को बतौर शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें अभी भी कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि खवातीन और बच्चे मौजूद हैं। तो ये एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। इस तरह का ऑपरेशन शायद पाकिस्तानी फोर्सेज की तारीख में पहली मरतबा आया है। तो ये मार्जिन रहना चाहिए कि अभी तक कोई खबरें नहीं आ रही या कुछ बताया नहीं जा रहा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल का कभी इन्होंने सामना ही नहीं किया। BLA ने जिस तरह कैदियों के तबादले का मुतालबा किया है, ऐसा मुतालबा तो एक रियासत दूसरी रियासत से करती है कि जनाब आप हमारे साथ कैदियों का तबादला कर लें, हमारे जो लापता अफराद हैं या कोई हमारे बंदे जो आपने उठाए हुए हैं या BLA के कोई दहशतगर्द उनके पास हों, तो उनके साथ आप हमारा तबादला कर लें कैदियों का। ये उन्होंने मुतालबा किया, 48 घंटे का टाइम दिया था। लेकिन पाकिस्तान की रियासत ऐसा कर नहीं सकती, ना फोर्सेज ऐसा कर सकती हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये BLA की एक बहुत बड़ी रजिस्टर्ड कामयाबी हो जाएगी। लॉजिकली सिर्फ यरगमालियों को बाजियाब करवाना और दहशतगर्दों से लड़ना ही आखिरी हल है। अब ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, ये हमें जैसे जैसे पता चलेगी आपके साथ हम शेयर करते चले जाएंगे। सोशल मीडिया पे अलग तरह की खबरें आ रही हैं, हर तरफ अलग अलग किस्म की खबरें आ रही हैं और हेलीकॉप्टर्स को भी बदस्तूर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से और इदारों की जानिब से जो खामोशी है वो बहुत सारे इबाहम और बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल जो है वो पैदा कर रही है। नादरीन, अब इस हमले के बाद जो सियासी पहलू है उसकी तरफ आप आ जाएं तो वो सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो हुकूमत ने अपनी तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ रखा हुआ है। इसाक डार हों, अता तारड़ हों, राना सनाउल्लाह हों, एहसन इकबाल ख्वाजा, आसिफ इरफान सिद्दीकी या अफनानुल्लाह खान, ये सारे लोग बजाय इसके कि दहशतगर्दों की मजम्मत करें, दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करें या दहशतगर्दों को दीवार के साथ लगाएं या एक कौमी बयानिया तश्कील देने की कोशिश करें, ये सब मिलकर इमरान खान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमलावर हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये साबित करें कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हालांकि तहरीक इंसाफ ने इस सारे मामले के ऊपर मजम्मत की है, खुलकर मजम्मत की है, दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की है, दहशतगर्दों की मजम्मत की है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्योंकि सवालात उठाए हैं सिक्योरिटी फेलियर के ऊपर, इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर, और उनका एक बड़ा सवाल यह है कि हमारे ऊपर सारी तवानाइयाँ खर्च की जा रही हैं, यही तवानाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ खर्च की जानी चाहिए। लॉजिकल है, अपोजिशन जो है वो तनकीद ही करती है और क्या करती है। लोगों ने निकाल के मरियम नवाज का, नवाज शरीफ के क्लिप लगाना शुरू कर दिए कि माजी में ये लोग भी बलूचिस्तान की बात करते थे, लापता अफराद की बात करते थे, माजी में ये लोग भी आवाज़ उठाते थे ऐसी चीज़ों के बारे में। लेकिन अब ऐसा कैसे हो गया कि अब जो भी बात कर रहा है उसको ये गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी इसाक डार ने तो साफ गद्दार कह दिया है।
अब हुकूमत की तरजीहात क्या है, ज़रा आप यहाँ पे गौर करें कि जो आईजी ने बनाई हुई है अपनी JIT इस्लामाबाद में, उसने आईजी ने तलब कर लिया जी हलीमा खान को और उमर अयूब को कि जनाब आप एंटी स्टेट चल रहे हैं, आप रियासत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, लिहाजा आएँ और आकर आप जवाब दें। यानी आप अंदाज़ा करें कि इनकी तरजीहात क्या है, ये किस तरफ चीज़ों को सोच रहे हैं। अभी भी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना है। पाकिस्तान का मीडिया जो है वो ठीक से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। इंडियन मीडिया और फॉरेन मीडिया जो है वो इस खबर को बहुत बड़े पैमाने पर रिपोर्ट कर रहा है। मैं अगर खोलूं इंटरनेशनल मीडिया को तो मेरे सामने जो न्यूज़ चैनल आ जाते हैं, द गार्डियन, द इंडिपेंडेंट, अल जज़ीरा, स्काई न्यूज़, NDTV, रॉयटर्स, CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स, कोई ऐसा बड़ा आलमी अखबार या मीडिया हाउस नहीं है जिसने इस वाक़े की कवरेज ना की हो। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। हुकूमत और हुकूमती सहाफ़ियों ने दहशतगर्दों से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को टारगेट किया है। देखिए, असल में तो जनरल बाजवा, नदीम अंजुम, फैज़ हमीद और PDM सरकार से पूछना चाहिए कि आप दहशतगर्दों को पाकिस्तान में क्यों लाए। इमरान खान साहब के दौर में ये आइडिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने फ्लोट किया था और इमरान खान साहब की हुकूमत में इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया था, लेकिन ये आइडिया मौजूद था, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। इमरान खान साहब ने खुद भी इसके ऊपर मीडिया में भी डिस्कशन की थी, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर सख्त मुखालफत थी कि दहशतगर्दों को वापस नहीं आने देना। अब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की कुछ तस्वीर हमें नज़र आती हैं नदीम अंजुम साहब के साथ कि वो मिल रहे हैं अफ़गान क़यादत को और जो TTP है उनको वापस लाने के लिए बातचीत हो रही है। बाकायदा हेडलाइन लिखी हुई अंग्रेज़ी अखबारात के अंदर। तो PDM के दौर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वापस लाया गया था, लेकिन बजाय उनका एहतसाब करने के, PDM का एहतसाब करने के, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जनरल नदीम अंजुम से ये पूछने के कि आप क्यों दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये तारिक मतीन साहब ने भी इसको शेयर किया है और बड़े दुख के साथ, कि 200 से ज़ायद ताबूत BBC रिपोर्ट कर रहा है। 200 से ज़ायद ताबूत BBC रिपोर्ट कर रहा है जो पहुंचाए गए हैं, और हमारे ऑफिशियल ज़राए बाज़ाब्ता तौर पे कुछ भी नहीं बता रहे, और तमाम तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ मोड़ दिया गया है, और ये एक बेहिसी है। हुकूमती तरजीहात ये हैं कि एजाज़ सैयद साहब ने भी रिपोर्ट किया और लोगों ने भी, कि बलूचिस्तान एक तरफ जल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो रूटीन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वहाँ पे कौमी असम्बली में, और वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल स्पीच हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की, उसके हवाले से सेशन चलाया जा रहा है और कादिर पटेल साहब वहाँ पे चेयर कर रहे हैं। मामला यह है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने डिमांड की कि डिबेट को सस्पेंड किया जाए और बलूचिस्तान के अहम तरीन मामले पर डिबेट करवाई जाए कौमी असम्बली में, लेकिन इसको जो है वो मना कर दिया गया कादिर पटेल साहब की जानिब से। प्रेसिडेंशियल स्पीच के ऊपर ही बात होगी, आपको तकरीर करने का मौका मिले तो बीच में आप इसका जिक्र कर सकते हैं। अब ये हुकूमत की संजीदगी है। PTI ने कोरम की निशानदेही की, जी ठीक है फिर हम चलाते ही नहीं, लेकिन हुकूमत ने कहा जी हमारे बंदे पूरे हैं, कोरम ठीक है, हमने प्रेसिडेंशियल स्पीच के ऊपर ही ये सेशन चलाना है, हमने बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर ये सेशन नहीं चलाना। सरफराज बुगटी साहब का एक स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वज़ीर आला है उस सूबे के जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है। तो सरफराज बुगटी ने क्या कहा, रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चले कम से कम उनको ये समझ आई कि बलूचिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात करने चाहिए और मामले का सियासी हल भी निकालना चाहिए, दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटना चाहिए, और वो फोर्सेस जानती हैं कि वो कैसे करना है। जो हथियार उठाए, जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करे, उसके खिलाफ तो आप हथियार उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनकी महरूमियाँ हैं, उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी BLA बंदूक के ज़ोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहती है, क्या इसकी इजाज़त दे दें, वो बच्चों को मारें, क्या इसकी इजाज़त दे दें, वो हमारे 500 लोगों को मार दें और हम जाकर माफ़ी मांगें, ये वज़ीर आला बुगटी ने कहा। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि हुकूमत जो है वो रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये एक सेन अप्रोच है। एक तरफ नाज़रीन हमला कर दिया गया फौरी तौर पे मारंग बलोच के ऊपर, और ये बहुत बड़ी तादाद में बेवकूफ़ लोग हैं जिन्होंने मारंग बलोच के ऊपर अटैक किया। देखिए, बलूचिस्तान में नौजवान इस वक्त रियासत से या हुकूमत से मुतनफ़र हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? उनके पास दो ही रास्ते हैं ना, या तो वो सियासी आवाज़ों के पीछे जाएंगे, जो पुराने बलोच सरदार हैं, जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के,
अब जो बलूचिस्तान का नौजवान है वो उनकी तरफ कम देखता है और नौजवान की आदत की तरफ ज्यादा देखता है। दो रास्ते होते हैं ना एक नौजवान के पास, या तो वो हथियार उठाता है या वो सियासी आवाज बुलंद करता है जमहूरी तरीके से। तो जो नौजवान जमहूरी तरीके से, सियासी तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं वो मारंग बलोच की तरफ जा रहे हैं। तो मारंग बलोच जो है वो एक गनीमत है। दूसरा रास्ता यह है कि वो जाके वहां पे अस्करियत पसंदों के साथ बंदूक उठा ले। तो अभी मुझे एक दोस्त मुझे टेलीफोन करके बता रहे थे कि ये जो तर्जुमान है एक, वो कहते जी मैं इसको जानता हूं, ये हमारे पास तालीम हासिल करता था, हमारे साथ पढ़ता था और ये तो इस तरह का नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद ये अगवा हो गया, जबरी तौर पे लापता हुआ, 2 साल के बाद वापस आया और अब ये बंदा ये बन गया है कि वहां पे अस्करियत पसंदों के साथ खड़ा है। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने अभी बताया, जर्नलिस्ट है वो, कहते जी वो मैं इसके साथ एक ही तालीमी इदारे में था। अब मामला यह है कि मारंग बलोच जो है वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना चाहिए। ये आवाजें गनीमत है, इनकी इज्जत की जानी चाहिए। बलोच नौजवान आपसे मुतनफर हो चुका है, या तो जाएगा मारंग बलोच के पास या सियासी आवाजों के पास या वो जाएगा अस्करियत पसंदों के पास। तो आपको इन्हें एंगेज करना चाहिए ताकि वहां पे उम्मीद पैदा हो, मैक्सिमम नौजवान सियासी आवाजों के साथ आकर खड़े हो जाएं, उनके हकूक उन्हें दिए जाएं, उन्हें जो है वो उनकी महरूमियां दूर की जाएं, उनके साथ बैठ के बात की जाए और अवाम की मुंतखब हुकूमत वहां पे लाई जाए। जब तक बलूचिस्तान में कठपुतलियां बैठाई जाएंगी, जब तक पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर और वफाक के अंदर कठपुतलियां बैठाई जाएंगी, तब तक अमनो अमान का मसला हल नहीं होगा। क्योंकि लोग हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं करते, फिर लोग हुकूमत का हाथ नहीं बटाते चीजों को ठीक करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त ऑपरेशन जारी है। मेरी दुआ है और तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज रखे, अल्लाह ताला तमाम यरगमालियों को महफूज रखे और अल्लाह ताला बलूचिस्तान को गुले गुलजार बनाए। ये आग बहुत फैलती चली जा रही है, हमें होश के नाखून लेने होंगे। ख्वाजा आसिफ माजी में असेंबली में खड़े होकर कह चुके हैं कि 2 सूबे उनके अंदर अलहदगी के मामला बहुत आगे तक जा चुके हैं, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। ये ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं, तब अपोजिशन में थे। आज वो इन बातों को मानते नहीं हैं, लेकिन आंखें बंद करके कबूतर जो है बिल्ली से बच नहीं सकता। हमें हकीकत का सामना करना पड़ेगा, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को रोकना पड़ेगा, हमें पाकिस्तानियों को उनका हक भी देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला तमाम यरगमालियों की हिफाजत फरमाए और तमाम अपने घरों को वापस आएं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।